हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस सेशन के अंदर हम और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एंड उसके अंदर आपको बताना है कि आंसर कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग, इट इज ए ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटजी टू इन्वेस्ट ओनली इन चाइना एंड ताइवान। तो ये ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटजी है कंपनीज की। टू इन्वेस्ट चाइना और ताइवान के अंदर नहीं इन्वेस्ट करना है। इस स्ट्रेटजी के अंदर उनको अपना मार्केट डाइवर्सिफाई करना है, लाइक कंट्री लाइक इंडिया, ताइवान, वियतनाम, दूसरे कंट्रीज में अपना बिजनेस को बढ़ाना है। तो पहले चाइना के अंदर जो रिवॉल्यूशन आया था, तब ड्यू टू लेबर, चीप लेबर के कारण चाइना के अंदर ग्लोबल कंपनीज थी वो शिफ्ट कर गई थी। एंड अभी कुछ सालों से 2013 के अंदर के बाद से कंपनीज हैं वो अपना जो सप्लाई चेन है वो डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं। तो इसके लिए इसको प्रोग्राम को 2010 में ये टर्न दिया गया था। तो पहला गलत हो जाएगा, चाइना नहीं है, एंड चाइना से बाहर लेके जाना है इसको। चाइना प्लस वन के अंडर मेंबर्स पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटजी आर एलिजिबल फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना। तो ऐसा इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। थर्ड इज दिस टर्म वाज कॉइन्ड इन 2013। तो दिस इज करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट है। फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है और तीसरा सही है। तो तीसरा सही है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है थर्ड ओनली आएगा। तो इसमें इनकरेक्ट बताना है तो 1 and 2 A फॉर आगरा, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के अंदर कंपनीज हैं, दे अवॉइड इन्वेस्टिंग ओनली इन चाइना एंड वांट टू डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस। तो यानी कि एक बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटजी है। इसके अंदर 18 कंट्रीज लगभग ग्रुपिंग आइडेंटिफाई किए हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, यूरोपियन यूनियन, वियतनाम, बांग्लादेश। उसके अंदर वो डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं लगभग। एंड तो चाइना के अंदर लेबर एंड प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने के कारण वहाँ पे इन्वेस्ट किया था पहले वेस्टर्न कंपनीज ने, तो वो अभी डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं। मेनली अभी इसको 2013 के अंदर ये टर्म आ गई थी, परंतु चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी के कारण इस टर्म को और ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन हो गया है। कंपनीज और चाहती है कि वो जल्दी से वहाँ से चाइना से निकलें, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन इफेक्ट हुई थी एंड उनका बिजनेस ठप हो गया था। तो चाइना की पॉलिसी क्या है? जीरो, यानी कि जब तक वो जीरो केस नहीं हो जाते तब तक वो इंडस्ट्री को अलाउ नहीं करते हैं। जीरो कोविड पॉलिसी, तो ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट चाइना प्लस वन, इसको C+1 भी बोला जाता है। ये बिजनेस स्ट्रेटजी टू अवॉइड इन्वेस्टिंग ओनली इन चाइना, ठीक है, ये देख लिए हैं। दैन इसी तरह से इसके लिए सप्लाई चेन के लिए एक सप्लाई चेन रेजिडेंस इनिशिएटिव है, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज ने इसके लिए इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। तो जापान का कौन सा इनिशिएटिव है? एक जापान का इनिशिएटिव है एक्सपेंडेड पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करने के लिए जापान का कौन सा हो जाएगा? एक्सपेंडेड पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव इज देयर, देन एक्सपेंडेड पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर। भारत ने भी सागरमाला एंड भारतमाला डेवलप कर रही हैं। सागरमाला के अंदर हम क्या बना रहे हैं? लॉजिस्टिक सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए पोर्ट्स का बना रहे हैं। दैन भारतमाला के अंदर हम रोड को ऊपर वाला कनेक्टिविटी दे रहे हैं। एंड इंडो पैसिफिक ओपन स्ट्रेटजी है, वो भी भारत की है। दैन यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम, ये यूएसए का कौन सा है? यूएसए का है ब्लू डॉट नेटवर्क है। दैन फ्री एंड इंडो पैसिफिक, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का ये भी यूएस का है। ऑस्ट्रेलिया की एक स्ट्रेटजी लाई गई थी इसी के लिए, पैसिफिक सेटअप। दैन चाइना ये प्लस वन को इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। यूरोपियन यूनियन का एशियन कनेक्टिविटी इज देयर, एशियन कनेक्टिविटी प्रोग्राम, एशिया कनेक्टिविटी एंड मास्टर प्लान ऑन एशियन कनेक्टिविटी 2025, ठीक है, इसके लिए लॉन्च किए गए हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू क्वांटम एंटेंगलमेंट। आपको चूज करना है। पहला कहता है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या है? इट एक्सप्लेन हाउ टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर लिंक्ड टू ईच अदर इफ सेपरेटेड बाय बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स। तो दिस इज करेक्ट है। दो पार्टिकल्स इसके अंदर कितने एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, कितनी भी दूर ले जाओ उनको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
quantum entanglement can be observed only in neutron and electron and not in subatomic particle. It can be observed in photons के अंदर है, and even एक जो लाइव पार्टिकल्स है, लाइव टार्डिगेट मोस्ट थी, टार्डिगेट मोस्ट, उसमें भी इसको ऑब्जर्व किया गया था क्वांटम एंटेंगलमेंट को लाइव पर्सन के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये गलत हो जाएगा, ओनली इन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन ओनली, ए फॉर आगरा इसका आंसर है। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट का इस बार का जो नोबेल प्राइज है फिजिक्स का, वो इसी के लिए मिला है, क्वांटम एंटेंगलमेंट के डेवलपमेंट के लिए एंड बेल इनइक्वालिटी के लिए, ठीक है। तो ये जो दिया गया था नोबेल, इसको याद कैसे रखना है, किस 3 लोगों ने इसको नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स का, 2012 वाला, 2022 वाला, ठीक है, 2022 वाला। एंड इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रख सकते हैं हम, जॉन आंटी आई और फिजिक्स का नोबेल लाई, जॉन आंटी आई, तो जॉन आंटी एंटॉन एंड आई अलाई अलेन, ठीक है। तो जॉन आंटी आई फिजिक्स का नोबेल लाई, तो ये याद रख सकते हो, ऐसे ही याद पीछे में याद रखना पड़ता है, ये किसको दिया गया है। एंड तो ये इन 3 बंदों को दिया गया है, जॉन, ये बीच वाला जॉन है जॉन, एंड दिस इज अलेन एस्पेक्ट एंड एंटॉन, ये एंटोनियो जेलिंगर को दिया गया है। तो ये किस लिए दिया गया है, फॉर देयर एक्सपेरिमेंट ऑन एंटेंगल्ड फोटोन एस्टेब्लिशिंग द वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटी, इस चीज़ के लिए इनको दिया गया है, विच लेड टू पार्निंग ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जिससे डेवलप हुई है, ठीक है। एंड इसमें मैडम मैरी क्यूरी को भी मिला था 1903 के अंदर। तो अब तक फिजिक्स में 4 वुमेन्स को नोबेल प्राइज मिल चुका है फिजिक्स का। सबसे ज़्यादा बुढ़ा आदमी, सबसे ज़्यादा तो 96 साल के बंदे को मिला है, आर्थर एस्किन को। एंड 25 साल सबसे यंगेस्ट में 25 ईयर की एज में लॉरेंस ब्रैग को मिल गया था 1905 के अंदर। तो फिजिक्स में अब तक 222 को मिल चुका है, 116 फिजिक्स में है, ठीक है। 1901 से ये दिए जा रहे हैं अवार्ड फिजिक्स के अंदर, 1901 से। देन क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या होता है, क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या होता है, इससे पहले हम देखते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग, क्यूबिट्स देख लेते हैं, ठीक है। क्यूबिट्स क्या होते हैं, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर 1 और 2 होते हैं, उसी तरह से क्वांटम साइंस के अंदर क्यूबिट्स होते हैं। और क्यूबिट्स हैं वो, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो दोनों ही प्रॉपर्टी 0 और 1 एक साथ ले सकते हैं। नॉर्मली हम 0 और 1 अलग अलग होते हैं, परंतु क्यूबिट्स में क्या होता है कि दोनों एक प्रॉपर्टी को एक ही में पाई जा सकती है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन बोलते हैं। ए प्रॉपर्टी कॉल्ड एज सुपरपोजिशन, जिसके अंदर 0 एंड 1 है, दोनों एक ही टाइम पे एक ही स्टेट के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। एंटेंगलमेंट है, एंटेंगलमेंट को आइंस्टीन ने क्या बोला था, द स्पूकी एक्शन बोला था। आइंस्टीन इसको नहीं मानता था कि ये सही, ये ऐसा कुछ भी होगा, एंड इसलिए उसने इसको स्पूकी एक्शन बोला था। एंटेंगलमेंट में क्या होता है, इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द क्वांटम पार्टिकल्स, सो स्ट्रॉन्ग इन फैक्ट दैट 2 or more quantum particles can be inextricably linked to perfect unison even if separated by great distance। तो इसका मतलब ये है कि 2 पार्टिकल हैं ए और बी, उन दोनों को यदि एक बार लिंक कर दिया, ए और बी को लिंक कर दिया, तो उनको फिर कितनी भी डिस्टेंस ले जाओ, कितना भी, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस भी ले जाओगे, तब भी वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड रहेंगे। यदि मैं बोलूँ ए को बोलूँ कि तू डांस करेगा बेटा, तो बी भी क्या है, डांस करने लग जाएगा। ए को थप्पड़ मारूंगा तो बी को भी थप्पड़ लगेगा। तो इस तरह से वो एंटेंगल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इसमें कैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट किया जाता है, तो इसको लेजर से किया जाता है। पहले स्टेप में देखते हैं, 2 क्यूबिट्स आर एंटेंगल्ड थ्रू एक्शन ऑफ लेजर, ठीक है। इनको लेजर से एंटेंगल कर दिया। वंस दे हैव एंटेंगल्ड दे आर इन ए इंडिटरमिनेबल स्टेट्स। तो ये एंटेंगल्ड हो गए, तो उसको कितनी भी दूर ले जाओ फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन पे। तो जो इसके 1 की प्रॉपर्टी रहेगी वो भी 2 की प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है। व्हेन 1 क्वांटम, एक को हम मैनिपुलेट करेंगे तो दूसरा भी क्या है, मैनिपुलेट हो जाएगा। यानी कि एक पे कोई एक्शन किया जाएगा तो वो तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे पे, इंस्टेंटली वो ट्रांसफर हो जाएगा वन से अनदर पर। तो यही क्वांटम एंटेंगलमेंट है। एंड ये इसको हो गया, ये हमारा, ठीक है। तो बेल इनइक्वालिटी क्या है, बेल इनइक्वालिटी में क्या होता है,
ये कहता है कि कोई भी हिडन वेरिएबल्स के कारण जो एक एंड रिजल्ट होता है किसी एक्सपेरिमेंट का, वो प्री डिसाइडेड होता है। तो हिडन वेरिएबल्स के कारण किसी भी एक्सपेरिमेंट का जिसमें बहुत सारे वेरिएबल हैं, उसका एंड रिजल्ट क्या है, प्री डिसाइडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करें कि कोई इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, इंडिया के अंदर, एंड बीजेपी कंटेस्ट कर रही है, यानी कि मोदी जी कंटेस्ट कर रहे हैं। तो जब अभी जो इलेक्शन होता है लगभग बीजेपी जीत रही है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें बहुत सारे वेरिएबल डाल दो, फिर भी क्या है, एंड रिजल्ट इलेक्शन के बाद वोट पड़ने के बाद क्या आ रहा है, बीजेपी जीत रही है। परंतु अभी मान लेते हैं हिमाचल में कांग्रेस जीत गई, तो वहाँ पे क्या है कि इसका वायलेशन हो रहा है, तो वो बेल इनइक्वालिटी का वायलेशन हो गया, ठीक है। तो इसको हमने बोला कि बीजेपी का जीतना बेल इनइक्वालिटी है, एक तरह की थ्योरम है, एंड कांग्रेस का जीतना हिमाचल में इसका वायलेशन हो गया है। तो क्वांटम मैकेनिक्स है वो इसी तरह से बेल इनइक्वालिटी का जो प्री डिसाइडेड आउटकम है उसको वायलेट करती है, ठीक है। तो एंटन जेलिंगर ने ये इन लोगों ने, दो लोग थे और जॉन और उसने इस पे काम किया था, एंड उसके बाद में एंटन जेलिंगर ने ये क्वांटम टेलीपोर्टेशन का फिनोमेना डेमोन्स्ट्रेट किया था, यानी कि हम क्वांटम एंटेंगल करके उनको कहीं पे भी ले जा सकते हैं, विच मेक इट पॉसिबल टू मूव ए क्वांटम स्टेट फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर एट डिस्टेंस। तो यानी कि हम एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे क्वांटम स्टेट को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये प्रूव किया गया था एंटन जेलिंगर के द्वारा, ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग में हम क्यूबिट्स का यूज कर रहे हैं, नॉर्मल कंप्यूटिंग में 0 और 1 का यूज करते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स लॉ ऑफ द क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स इन कंप्यूटर साइंस। तो क्वांटम फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द वर्ल्ड ऑफ द एटम एंड स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल इनसाइड दैट, ठीक है। एंड इसमें क्यूबिट्स यूज करते हैं, ये हम देख लिया है क्यूबिट्स के बारे में। तो क्यूबिट्स इसकी दो प्रॉपर्टी होती है क्वांटम कंप्यूटर्स में, सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट एंड एंटेंगलमेंट। सुपरपोजिशन यानी कि दोनों 0 और 1 की प्रॉपर्टी होना क्या कहलाती है, एक ही मैटर के अंदर या फिर एक ही चीज़ के अंदर कोई भी दोनों 0 और 1 हो, तब उसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन। एंड एंटेंगलमेंट हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है। सुपरपोजिशन में here the ability of the quantum computer to be in multiple state at the same time, यानी कि समथिंग कैन बी हेयर एंड देयर, तो दोनों ही जगह हो सकता है, जैसे कि भगवान सब जगह है, तो उसी तरह से क्या है, सुपर पोजिशन है, ठीक है, भगवान का हम कह सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ अप भी हो सकती है, दूसरे टाइम पे डाउन भी हो सकती है, ठीक है। इस कारण इसको बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम क्वांटम पैरेललिज्म, यानी कि एक साथ बहुत सारे काम हो रहे हैं, यानी कि भगवान एक जगह है तो यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, उधर भी है, उधर भी है, ठीक है। तो उसके कारण एक ही टाइम पे बहुत सारे एक्शन हैं वो पैरेलल हो जाते हैं, इसमें एक ही टाइम पे बहुत सारे एक्शन पैरेलल हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्वांटम पैरेललिज्म, जिसके कारण इसकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है किसी कंप्यूटर्स की। तो इसमें नॉर्मल बिट्स तो 1 और 0 में रहते हैं, तो उसके कारण बहुत धीरे धीरे चलेंगे, परंतु क्वांटम कंप्यूटर के अंदर सारा काम पैरेलली होगा तो वो जल्दी फास्ट काम करेंगे। एंड एक प्रॉपर्टी होती है क्वांटम सुप्रीमेसी, वो गूगल का कंप्यूटर था सिनकामोर, उसने एस्टेब्लिश कर ली थी, यानी कि जो एक नॉर्मल कंप्यूटर काम करता है, मान लेते हैं उसको काम करने में 1 लाख साल लग रहा है नॉर्मल कंप्यूटर को काम करने में, तो क्वांटम कंप्यूटर को कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा। उसको क्या बोलते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर इज मच सुपीरियर दैन नॉर्मल कंप्यूटर, तो उसको क्वांटम सुप्रीमेसी बोलेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्वांटम कंप्यूटिंग को प्रमोट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं, क्योंकि ये फास्ट होता है तो इसलिए बहुत सारे इसके एप्लीकेशन होंगे, एंड बहुत सारे क्रिप्टोग्राफी में हो सकता है, एडवांस और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से स्टेप लिए हैं, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 बजट 2020 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। इसका टोटल बजट रखा गया है 8,000 करोड़ रुपए, 5 साल के लिए ये चलाया गया, इसको लागू करने के बारे में बात की थी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको इंप्लीमेंट करेगा, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, ठीक है। बजट 2020 में लाया गया है, 8,000 करोड़ का मिशन है, 5 साल के लिए। इंप्लीमेंट कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड नेक्स्ट एक जो क्वांटम सिम, नेक्स्ट जो एक्शन लिया गया है वो है क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट बनाई गई है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मेती ने लॉन्च किया है क्वांटम
QSIM टूल किट। इसके अंदर क्या है, क्वांटम कंप्यूटर से जितने भी कोड बनाते हैं जो भी रिसर्चर या फिर स्टूडेंट्स वगैरह, तो उसके लिए कोड लिखते हैं, कोडिंग करते हैं, तो उसको टेस्ट कर सकते हैं QSIM टूल किट के अंदर। नेक्स्ट इज क्वेस्ट मिशन है, तो इसके अंदर क्या है, क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके अंदर क्वांटम साइंस के अंदर रिसर्च को प्रमोट कर रहा है, एंड इसके अंदर 80 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा 3 साल के अंदर। तो ये पुराना मिशन है क्वांटम क्वेस्ट, ठीक है, क्वेस्ट है ये, QUEST, ठीक है। एक और था मीशियस सैटेलाइट है, वो क्वांटम इनेबल्ड किसका है, चाइना का है मीशियस सैटेलाइट, उसको भी बोला जाता है कुछ, क्वेस्ट से रिलेटेड नाम है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। क्वांटम सुपरमेसी हमने देख ली, पॉइंट वेयर द क्वांटम कंप्यूटर कैन डू थिंग्स दैट क्लासिकल कंप्यूटर कैन नॉट, ठीक है। देन नासा अभी क्वांटम इस जो एंटेंगलमेंट है, ठीक है, एंटेंगलमेंट को नासा टेस्ट करेगा स्पेस में इस प्रोजेक्ट के अंदर। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, नासा स्पेस में एंटेंगलमेंट को टेस्ट करेगा कि ये वैलिड है, ये आइडिया द स्पूकी एक्शन को, स्पेस एंटेंगलमेंट एंड अनिलिंग क्वांटम एक्सपेरिमेंट, ये किसका है, नासा का है। वहाँ पे ये टेस्ट किया जाएगा नासा के द्वारा एंटेंगलमेंट को, ये प्रॉपर्टी काम कर रही है या नहीं सही कर रही है। स्पेस एंटेंगलमेंट एंड एनिलिंग क्वांटम एक्सपेरिमेंट, CQUI, स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे वहाँ पे ये टेस्ट किया जाएगा इसके द्वारा, ठीक है, नासा के द्वारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज रीयूजेबल हैवी लिफ्ट व्हीकल विद ए पेलोड कैपेसिटी टू GTO, जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। तो ये एक रीयूजेबल हैवी लिफ्ट व्हीकल है जो कि रिप्लेस करेगा PSLV को, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को। इसरो डेवलप कर रहा है इसको। ये इसमें 3 स्टेज होगी, 3 स्टेज होगी, ठीक है, कितने हैं, 3 स्टेज होगी इसमें। ये 10 टन का ले जाएगा पेलोड, 10 टन का पेलोड ले जा पाएगा GTO में, एंड 10 टन टू GTO एंड 20 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट कहाँ से होते हैं, 160 से लेकर 2000 मीटर तक का जो ऑर्बिट होता है उसको लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। देन इट इज सेकंड स्टेटमेंट इज इट इज डिजाइन फॉर द फ्यूचर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान। तो मिशन गगनयान के लिए इसको डिजाइन नहीं किया गया है, एंड मिशन गगनयान के लिए कौन सा है, लॉन्च LMV है, LMV 3 लॉन्च मिशन GSLV है, GSLV Mark 3 है, इसका नया नाम रख दिया गया था, ये LMV 3 रखा गया है, एंड वो इसको ले जाएगा GSLV Mark 3। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ये रॉन्ग हो जाएगा, फिर गगनयान के लिए नहीं है ये, ठीक है। देन इट विल रिप्लेस GSLV Mark 3। तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है वो रिप्लेस करेगा PSLV को। PSLV को कब लाया गया था, 1993 के अंदर शायद पहली बार ये आया था, 1993 1994 के अंदर आया था ये। GSLV आया था 2001 के अंदर, 2001 के अंदर फर्स्ट इसका सक्सेसफुल हुआ था। एंड अभी PSLV की कितनी हो सकी है, PSLV को क्या बोलते हैं हम, वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी बोलते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट है एंड सेकंड एंड थर्ड रॉन्ग है, तो A4 आगरा इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल इज ए 3 स्टेज टू ऑर्बिट। तो इसके अंदर 10 टन ले जा पाएगा ये GTO में, जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में, और लो अर्थ ऑर्बिट में कितना 20 टन इसका जो पेलोड कैपेसिटी होगा। एंड ये सेमी क्रायोजेनिक प्रपल्सन पे काम करेगा, सेमी क्रायोजेनिक पे, जिसमें केरोसिन है यानी कि इसरोसिन है, जो कि इसरोसिन है दैट विल बी फ्यूल होगा, और जो कि लिक्विड ऑक्सीजन है वो इसके अंदर ऑक्सीडाइजर का काम करेगी फॉर बूस्टर स्टेज के लिए, ठीक है। इट विल फीचर सिंपल एंड रोबस्ट डिज़ाइन होगा, एंड इसको जल्दी से हम बना पाएंगे। इसका मिनिमम टर्न अराउंड टाइम होगा, जिसके कारण जो स्पेस टूरिज्म है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, स्पेस एक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। एंड इसकी जो कॉस्ट कम हो जाएगी, रीयूजेबल होगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी। तो PSLV के बारे में थोड़ा सा और जानकार लेते हैं। PSLV क्या है, PSLV थर्ड जनरेशन का व्हीकल था हमारा, 2 और थे, SLV था और एक और था। दैन तीसरे नंबर पे PSLV आया था, एंड इसमें कितने स्टेजेस थी, PSLV के अंदर 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं, एंड नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल में कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है,
ये सेमी क्रायोजेनिक पे काम करेगा, नेक्स्ट जनरेशन। एंड PSLV के अंदर 4 स्टेजेस थी, सॉलिड, लिक्विड। तो पहली और तीसरी इसकी सॉलिड स्टेज थी एंड दूसरी इसकी लिक्विड थी और चौथी स्टेज थी वो भी लिक्विड थी। एंड सॉलिड वाले में इसमें 6 स्टेपोनोमीटर यूज की गई थी, 6 स्टेपोनोमीटर विद S131-9, ये सॉलिड स्टेट में फर्स्ट स्टेज में S139 139 सॉलिड रॉकेट मोटर यूज की गई थी। एंड सेकंड स्टेज में यहाँ पे विकास इंजन का यूज किया गया था, विकास इंजन लिक्विड स्टेज में विकास इंजन का, ठीक है। एंड जो इसके अंदर भी बहुत सारे वेरिएंट है PSLV की। सीधा PSLV है उसको कोर लोन बोलते हैं, उसकी मिनिमम कैपेसिटी है। फिर उसके बाद में उसमें और मोटर ऐड करके उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है। तो मैक्सिमम कितना है, 6 सॉलिड स्टेप ऑन बूस्टर लगाए जाते हैं, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है। PSLV की जो लगभग कैपेसिटी कितनी होगी अभी 1.9 टन के करीब है। एंड 800-850 टन इसकी जो PSLV कोर लोन की तो उससे कम है। एंड ये GTO जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर में भी रख सकता है, लो अर्थ ऑर्बिट में, देन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। एंड ऑल दी ऑपरेशन ऑफ PSLV है, सारे के सारे जो PSLV के ऑपरेशन हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं, कंट्रोल्ड फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सारे के सारे इसके ऑपरेशन है वो सतीश धवन सेंटर है, जो कि कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा में है, जो कि इंडिया की स्पेस पोर्ट भी है, वहाँ से कंट्रोल किए जाते हैं सारे के सारे PSLV के ऑपरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू ड्यूगोंग, ठीक है। तो फर्स्ट, इट इज ए हर्बीवोरस स्पीसीज विच कैन लिव इन ओनली मरीन वाटर। तो ये एक हर्बीवोरस स्पीसीज है जो ओनली मरीन वाटर में रहती है। दिस इज करेक्ट है, दिस इज करेक्ट, ठीक है। इसको सी काओ भी बोलते हैं, सी काओ, क्योंकि ये काओ की तरह ग्रेजिंग करती है, सी ग्रास की करती है, सी में जो पाया जाने वाला ग्रास है उसकी ग्रेजिंग करती है, इसलिए इसको सी काओ कहा जाता है, ड्यूगोंग को, ठीक है। एंड ये IUCN में क्या है, वुल्नरेबल है। इंडिया के अंदर तो 300-400 पॉपुलेशन है इसकी। ड्यूगोंग वर आल्सो प्रेजेंट इन, सेकंड स्टेटमेंट इज ड्यूगोंग वर आल्सो प्रेजेंट इन गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार एंड गल्फ ऑफ बनार में भी ये पाई जाती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट है, दे आर फाउंड इन गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। एंड गल्फ ऑफ पाल्क बे में मिलती है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट इज रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड पाल्क बे एज ए ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया है, इसलिए ये न्यूज़ में था, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये पूछा भी जा चुका है एक बार प्री में, तो इसका ये थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पाल्क बे को इसका ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। तो ये हर्बीवोरस एक मैमल है, ठीक है, मैमल है। तो मैमल क्या होते हैं, अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये आप देख सकते हो कि एक सी काओ या फिर ड्यूगोंग है वो मरीन ग्रास पे खा रही है। इसकी रेंज देखोगे तो ये इंडिया में यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, इंडिया में इस साइड इधर भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन के वार्म वाटर में मिलते हैं, इंडियन एंड पैसिफिक के वार्म वाटर में देखोगे तो आप ये रेंज इसकी ड्यूगोंग की है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन पाई जाती है। इसकी एक कज़न है, कौन है, मेनाती, उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। मेनाती इंडिया के अंदर नहीं पाई जाती है, मानाती, एंड ये बिलोंग करती है साइरेनियन ऑर्डर है इसका, ठीक है। एंड तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है। मनाती इंडिया के अंदर नहीं पाई जाती है, ये चेक करना पड़ेगा पाई जाती है नहीं। दैन मनाती और इसके बीच में डिफरेंस क्या है कि ये इसकी जो स्किन है वो रफ होती है मनाती की, एंड इसकी जो स्मूथ स्किन होती है ड्यूगोंग की, ठीक है। एंड इनका वेट के बारे में आप दिया हुआ है, ये इमेज देख सकते हो आप। तो ये जो है आपको दिखाई दे रही होगी कि ये सबसे ज़्यादा केटासियन यानी कि फिश को रिजेंबल करती है, रिजेंबल फिश को करती है, परंतु इसका जो DNA है वो किससे रिजेंबल करता है, मैक्सिमम इसका जो DNA है वो एलिफेंट से रिजेंबल करता है। तो ये माना जाता है कि लैंड से वहाँ पे ट्रांसफ़र हुई है सी में। दिखती है ये किस जैसी है, इस जैसी है, ठीक है। इसका जो 70 साल का लाइफ टाइम हो सकता है, जितना ह्यूमन का लाइफ टाइम है लगभग, हमारी तो इतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है भी नहीं, 66 ईयर के करीब है, तो इसका जो लगभग 70 साल तक ये जिंदा रह सकती है। एंड जेस्टेशन पीरियड है वो उसका लगभग 15 मंथ का होता है, जब बच्चा पैदा करती है तो ये इसका जेस्टेशन कितना होता है, 15 मंथ का। तो दे रिप्रोड्यूस बाय इंटरनल
फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, जैसे कि ह्यूमन बच्चों में होता है, मेल्स में होता है, फीमेल्स में, ठीक है, फीमेल्स में दे गिव बर्थ टू द यंग वंस, जैसे हमारे ह्यूमन्स की तरह बर्थ देती है, ठीक है। एंड ये साल्ट वाटर में ही पाई जाती है, फ्रेश वाटर में नहीं पाई जाती है। मनाती है, मनाती वो दोनों ही में पाई जाती है मनाती, जिससे कि हमने डिस्कस किया था ये वाली, ठीक है। ये फ्रेश वाटर प्लस सेलाइन वाटर दोनों में ही पाई जाती है, मरीन वाटर, जबकि ये केवल और केवल मरीन वाटर में पाई जाती है, ड्यूगोंग, ठीक है। एंड ड्यूगोंग कैन लिव अप टू 70 ईयर्स, 70 साल तक ये जिंदा रह सकती है। एंड काम्पा जो फंड है उसके अंदर, अथॉरिटी के अंदर एक प्रोग्राम भी चल रहा है, ड्यूगोंग रिकवरी प्रोजेक्ट। एंड दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू एलिफेंट्स, के ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होती है देन अदर मैमल लाइक वेल्स एंड डॉल्फिन। हमने डिस्कस कर लिया है कि इनसे ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, मोर रिलेटेड टू एलिफेंट है, ठीक है। देन इनका जेस्टेशन टाइम है वो लगभग 15 मंथ का कह लो। देन ये इसके अंदर सी के अंदर हर एक जो इसमें मेल होता है उसको क्या है, अपना एरिया कुछ प्रोटेक्ट करना पड़ता है कि इतने एरिया में मेरा है, ठीक है, इतना इलाका मेरा है। तो मेल इसको अपना इलाका प्रोटेक्ट करता है ताकि फीमेल को दिखा सके कि भैया तुम मेरे पास आ जा, ठीक है, बुलाने के लिए। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लेकिंग बोलते हैं, एरिया को उतने को वो बोलता है। तब इन दीज एरियाज ए मेल विल ट्राई टू इम्प्रेस ए फीमेल वाइल डिफेंडिंग द एरिया फ्रॉम अदर मेल। तो इसको प्रोसेस को बोलते हैं लेकिंग। ये लेकिंग की जाती है मेल के द्वारा टू अट्रैक्ट फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए लेकिंग की जाती है, ठीक है। एंड ये तब पता चलता है कि मेल सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव कब हो गए हैं, तब पता चलता है इनको टस्क होती है, टस्क आ जाती है इन पे, तब इसको बोलते हैं, ठीक है। एंड फीमेल नाउ हाउ ए मेल हैज रीच्ड सेक्सुअल मैच्योरिटी बाय एरप्शन ऑफ टस्क आ जाते हैं, तब इसको माना जाता है कि ये सेक्सुअल मैच्योरिटी हो गई है। तो ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल से होता है ऐसा। एंड ये जो है हेलोफिया ओवालिस ग्रास खाती है, सी ग्रास जो खाती है ड्यूगोंग, उसका नाम क्या है, हेलोफिया ओवालिसिस। तो ये वन ऑफ द ड्यूगोंग प्रेफर्ड स्पीसीज ऑफ सी ग्रास है, हेलोफिया ओवासिस, ये नोट कर सकते हो आप। एंड पार्क पे ये देख सकते हो हम, तमिलनाडु कोस्ट पे उसको डिक्लेयर कर दिया गया है ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट, ठीक है। देन ये हमने देख लिया है, इट इज़ ए हर्बीवोरस मैमल स्पीसीज है, नेटिव टू द इंडियन लिटोरल, ठीक है। दे आर कजन ऑफ मनाटी, बट अनलाइक मनाटी दे मनाटी के ये स्ट्रिक्टली मरीन एनिमल है। मनाटी हमने देख लिया है कि वो फ्रेश वाटर में पाए भी जा सकते हैं। दैन ये आयुसियन हमने देख लिया है कि वुलनरेबल क्लासिफाइड हैं। थ्रेट्स क्या हैं इसमें, फिशिंग है, पोल्यूशन है, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन है, रैम्पेट इलीगल फिशिंग, बाइकेज, ओशन फ्लोर ट्रॉलिंग है, ये सारी उसकी फिशिंग है, ठीक है, इसको मार भी दिया जाता है पहले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप है, उसके रिगार्डिंग है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, इनकरेक्ट हियर। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि इट इज ए पार्टनरशिप डेवलप्ड बाय ब्रिक्स ग्रुपिंग। तो ये ब्रिक्स ग्रुपिंग की पार्टनरशिप नहीं है, ये G7 की पार्टनरशिप है। तो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, यानी कि एनर्जी का जो रिसोर्स है कोल को, उसको ट्रांजिशन करना है हमें। एनर्जी जो अभी कोल यूज करते हैं हम ज़्यादा, तो उसको ट्रांजिशन करके किसमें, रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांजिशन करने के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया है। एंड G7 कंट्रीज़ के कुछ कंट्रीज़ है, UK है, USA है, वगैरह कंट्रीज़ हैं, वो लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंस भी देने की कोशिश कर रहे हैं। उनको बहला फुसला के बोल रहे हैं कि आप लोग कोल छोड़ के ग्रीन एनर्जी पे आ जाइए। तो ये मेनली जो प्रोग्राम शुरू किया गया था साउथ अफ्रीका के लिए किया गया था। अब ये लोग बोल रहे हैं कि इंडिया को भी बोल रहे हैं कि आप भी आ जाओ। तो पहला स्टेटमेंट है इट इज़ ए पार्टनरशिप डेवलप्ड बाय ब्रिक्स, तो ये गलत हो जाएगा, हमने देखा है। दैन सेकंड इज इट इज़ एन इनिशिएटिव एम टू फेज आउट कोल, तो ये फेज आउट करना है कोल को, कोल पावर जनरेशन फॉर द फ्लो ऑफ क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट। तो इसको यदि आप क्लीन एनर्जी को बाहर रख दोगे, कोल पावर प्लांट को बंद कर दोगे, थर्मल पावर प्लांट को यदि बंद कर दोगे, तो आप को क्लीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट एनकरेज करेंगे ये लोग G7 वाले, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, साउथ अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस मीटर इन द वर्ल्ड। साउथ अफ्रीका नहीं है सेकंड लार्जेस्ट, पहला चाइना है, दूसरा USA है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर A फॉर आगरा हो जाएगा। इनकरेक्ट चूज करना है तो फर्स्ट एंड थर्ड आर इन करेक्ट हेयर, B फॉर बॉम्बे इसका आंसर हो जाएगा, B फॉर बॉम्बे इनकरेक्ट।
तो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप है, इट वाज मॉडल फॉर साउथ अफ्रीका के लिए लाया गया था। साउथ अफ्रीका को बोला गया था कि आप कोल से ट्रांजिशन कर लो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, ठीक है। इसका एम क्या था? टू रिड्यूस द इमिशन इन एनर्जी सेक्टर, ताकि हम पेरिस जो एग्रीमेंट है उसका टारगेट हम मीट कर पाए, 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो टारगेट रखा है वो। तो इसको एक्सेलेट भी करना है, कोल फेज आउट को एक्सेलेट करना है। तो हमारा जो लगभग 50% से ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है? कोल से हो रहा है। तो इसलिए हम इसमें आने से हिचकिचा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने शामिल नहीं हुए अभी तक तो। एंड इसको लॉन्च किया गया था COP26 ग्लासगो के अंदर लॉन्च किया गया था बाय G7 कंट्री लाइक UK, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन इसको प्रमोट कर रहे हैं। एंड ये चाहते हैं कि इंडिया भी आ जाए इसमें। इंडिया, इंडोनेशिया, सेनेगल एंड वियतनाम को भी बहला फुसला के इसमें ये अपने साथ करना चाहते हैं। तो ये इंडिया ने अभी इसको मना किया है कि हमसे ना हो पाएगा अभी इसमें। दैन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज रिफ्यूज टू गिव इट्स असेंट टू नेगोशिएशन सो फार, ठीक है। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेक्स के रिगार्डिंग है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज foreign exchange reserve are assets denominated in foreign currency that are held by a nation central bank। तो ये foreign exchange reserve क्या होते हैं? ये assets होते हैं जो कि सेंट्रल बैंक यानी कि RBI हेल्ड करता है। तो दिस इज करेक्ट है। दे आर द एसेट्स डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, यानी कि जनरली ये डॉलर में होते हैं और में भी हो सकते हैं, दैट आर हेल्ड बाय ए नेशन सेंट्रल बैंक, RBI के द्वारा इसको हेल्ड किया जाता है। Second is foreign exchange reserve can include banknote. It can include banknote, deposits, bond, treasury bill and other government security. ये भी सही है, ये इंक्लूड कर सकता है। Third is RBI is custodian of Indian forex reserve and is responsible for managing their investment economically. तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो उसका कस्टोडियन कौन है? RBI है। दिस इज आल्सो करेक्ट है। एंड यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है तो आपको कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा? नन ऑफ देम इज इनकरेक्ट हेयर, D फॉर दिल्ली इज करेक्ट हेयर। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर द एसेट डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी एंड लार्जेस्ट इंडिया के सबके पास है में है वो डॉलर में है, ठीक है। एंड ये अनदर में भी हो सकते हैं, US डॉलर है, यूरो है, उसमें भी हो सकते हैं, ठीक है। दे हेल्प करते हैं हमारे को बैलेंस ऑफ पेमेंट का, करंट अकाउंट डेफिसिट को मेल्ट करने में भी हेल्प करते हैं एंड एक्सपोर्ट को भी पे करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये ज़्यादा रहेंगे तो क्रेडिट रेटिंग हमारी अच्छी रहेगी, जिसके कारण हमारे कंट्री के अंदर क्या है? FDI या FPI इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी इससे। इन सारी बातों में ये इफेक्ट करता है फॉरेन करेंसी रिजर्व, ठीक है। तो इंडिया के अंदर अभी जो कितना है लगभग हमारा फॉरेक्स रिजर्व कितना है? सितंबर 2022 के बारे में बात करें तो ये है लगभग 532 हो गया है, 532 बिलियन डॉलर है, बिलियन US डॉलर, ठीक है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। एंड इसका जो देखें तो कितना है, ये सबसे ज़्यादा पहुंचा था सितंबर 2021 के अंदर, ये लगभग पहुंच गया था 640 के करीब। सितंबर 2021 के अंदर ऑल टाइम हाईएस्ट वैल्यू आई थी 640 के करीब, 642 बिलियन डॉलर। तो 642 बिलियन डॉलर है वो ऑल टाइम हाई था फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का। अभी ये गिरना स्टार्ट हुआ है, तो अभी इसकी जो है ये गिरना यहाँ पे गिर गया है और इसकी जो वैल्यू कितनी है हमने अभी देखी है, कितनी है? 532 बिलियन डॉलर के करीब है, ठीक है। एंड फॉरेन करेंसी रिजर्व किस किस में हो सकता है? फॉरेन करेंसी एसेट, फॉरेन करेंसी रिजर्व कैन बी इन 4 टाइप में रखते हैं इंडिया का। फॉरेन करेंसी एसेट में होता है, दूसरा किस में होता है? गोल्ड में होता है, तीसरा रिजर्व ट्रेंचे पोजीशन विद IMF के पास हमारा जो कंट्रीब्यूशन शेयर होता है रिजर्व ट्रेंचे, तो उसमें वो भी इसका पार्ट होता है। दैन फॉरेन करेंसी एसेट्स आर मिनोटेड, फॉरेन करेंसी एसेट होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा हमारा शेयर है वो इसमें फॉरेन करेंसी एसेट का है। फॉरेन करेंसी एसेट में क्या हो सकते हैं? मल्टी करेंसी पोर्टफोलियो होता है, इंक्लूडिंग सबसे ज़्यादा इसमें US डॉलर की वैल्यू है, फिर यूरो है, पाउंड स्टर्लिंग है, जापानीज येन है, ये सारा इनके टर्म में होता है, ठीक। एंड गोल्ड इंडिया के पास लगभग कितना है? 600 के करीब है, अभी अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी एसेट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स इशूड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ये एक IIFC के द्वारा है। एंड SDR होल्डिंग हो सकती है, सेकंड पे SDR भी होते हैं इसका पार्ट, दैन दैट इज होल्ड बाय द RBI,
ठीक है। एंड इसके अंदर अमाउंट लेंट अंडर दी शार्क स्वेप एग्रीमेंट वाला पार्ट नहीं होता है, ये पार्ट नहीं होता है, ठीक है, फॉरेन करेंसी एसेट का। डन रिजर्व ट्रेंच पोजीशन क्या होती है? इट इज IMF के पास जो हमारा पैसा पड़ा होता है उसको रिजर्व ट्रेंच पोजीशन बोलते हैं। सब्सक्राइब करने पे आपको कुछ पैसा जमा करना पड़ता है मेंबरशिप के लिए। डन अभी जो हमारा पास कितना गोल्ड है, 785 मेट्रिक टन का गोल्ड है RBI के पास, जिसमें से 300 मेट्रिक टन गोल्ड है वो हमारे देश के अंदर स्टोर किया गया है। 300 हमारे देश में है, बाकी 400 450 के करीब 400 450 मेट्रिक टन गोल्ड है वो कहाँ पे है? वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में पड़ा हुआ है हमारा, एंड बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है वहाँ पे पड़ा हुआ है। RBI के पास अभी करंटली 785 मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड है। एक इंफॉर्मेशन थी तो कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है ज़्यादा। देन एक न्यू अरेंजमेंट टू बोरो है, वो किसकी है? IMF की फैसिलिटी है न्यू अरेंजमेंट टू बोरो, एंड नॉट परचेज एग्रीमेंट भी हमारा साइन किया हुआ है IMF के साथ। एंड सार्क स्वेप करेंसी एग्रीमेंट हमने भूटान के साथ साइन कर रखा है। दैन श्रीलंका के साथ हमने सार्क स्वेप एग्रीमेंट श्रीलंका के साथ भी है। तो सारे कंट्रीज को एक फैसिलिटी दी हुई है, डॉलर को एक्सचेंज कर सकते हैं वो लोग। तो इसके बारे में आप ज़्यादा देखना चाहो तो इकोनॉमी 550 मैंने डिस्कस कर रखा है, तो उसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। एंड IIFC की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर दी हुई है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं रिजर्व मैनेजमेंट के? हर एक कंट्री का अलग अलग रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकता है। चाइना के पास सबसे ज़्यादा है फॉरेन करेंसी फॉरेक्स रिजर्व, एंड बाकी जो US को तो जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि डॉलर है उसका। तो ये डिपेंडिंग अपॉन दी इनका फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं। एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखने के लिए एक्सटेंट ऑफ ओपननेस है, उस आधार पे रखना पड़ता है। कंट्री की GDP क्या है उस, तो हमारे देश के अंदर इसका 2 ट्विन ऑब्जेक्टिव हैं फॉरेक्स के। कौन से हैं? सेफ्टी एंड लिक्विडिटी। सेफ्टी एंड लिक्विडिटी है वो ट्विन ऑब्जेक्टिव है फॉरेक्स रिजर्व का इंडिया के अंदर RBI के अनुसार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू DNA प्रोफाइलिंग। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट हेल्प in identifying the probable origin of a body fluid sample associated with a crime or crime scene। तो यदि कोई भी सैंपल है फ्लूइड का मिल जाए क्राइम सीन पे तो उसको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है, किस बंदे का वो सैंपल है। तो प्रोबेबल ओरिजिन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है किस बंदे का है, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट है। सेकेंड, इट यूजेस केमिकल टू सेपरेट स्ट्रैंड ऑफ DNA। तो यानी कि DNA के जो डिफरेंट स्ट्रैंड होते हैं 2, हमने ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रैंड के बारे में पिछले लेक्चर के बारे में बात की थी। किस में होता है? कोलाजन में क्या होता है? वो पाया जाता है ट्रिपल हेलिक्स DNA। तो इसको सेपरेट करने के लिए DNA के जो स्ट्रैंड होते हैं उनको लिए केमिकल यूज किया जाता है। दिस इज करेक्ट है। एंड रिवील द यूनिक पार्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल DNA। दिस इज करेक्ट, ठीक है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज DNA प्रोफाइल ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लड सैंपल, या फिर हम दूसरा हेयर से करें या फिर सलाइवा से करें या स्किन से करें, कहीं से भी लेके हम DNA प्रोफाइल ऑब्टेन करते हैं तो वो सारे के सारे क्या हैं? सेम आते हैं। या तो ब्लड से ले लो, हेयर से ले लो, सलाइवा से ले लो, स्किन से ले लो, सारे के सारे सेम DNA प्रोफाइल हम बनाएंगे तो वो सेम आएगा। तो दिस इज करेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 D फॉर दिल्ली, सारे के सारे करेक्ट हैं। एंड DNA प्रोफाइलिंग, इसके अंदर क्या है? एक सैंपल निकाला जाता है उसको प्रोफाइल बोलते हैं। इट इज अ प्रोसेस वेयर स्पेसिफिक DNA पैटर्न कॉल्ड एज प्रोफाइल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए पर्सन और सैंपल ऑफ ए बॉडी टिश्यू, ठीक है। एंड ह्यूमन DNA profile can be used to identify the origin of a DNA sample at a crime scene, ठीक है। It use chemical to separate the strand of DNA. The genome is entire set of DNA। तो DNA का जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं हमारी बॉडी में उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। तो ओरिजिन को हमने देख लिया है, ठीक है। तो इससे जो जीनोम सीक्वेंसिंग से हमें हेरिडिटरी कौन सी डिजीज़ हो रही है, हेरिडिटरी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। और इसके बहुत सारे प्रोग्राम हैं, इंडिया का भी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है दिस प्रोजेक्ट इज ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड बाय KVIC। तो ये गलत है, ये लॉन्च किया गया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट है वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का है, जो कि एस्टेब्लिश की गई थी NSDC 2008 के अंदर एस्टेब्लिश की गई थी। एंड NSDC के अंदर क्या है? 49% शेयर है वो गवर्नमेंट का है, 51 शेयर है 49 NSDC के अंदर 49% शेयर है वो गवर्नमेंट का है। एंड जो बाकी बच गया 51 शेयर
51% शेयर है वो किसका है, प्राइवेट सेक्टर का है। तो ये पब्लिक प्राइवेट बॉडी है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि इस प्रोग्राम को चलाई है, ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट को। सेकंड स्टेटमेंट इज इट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन लोकल एंड रूरल इकोनॉमी। इसके अंदर ग्रामीण उद्यमी कौन बनेगा, जो गांव का लोग होगा, गांव का स्टूडेंट लोग होगा, उनको इंटरप्रेन्योर्स बनाना होगा। तो इसको लोकल एंड जो रूरल इकोनॉमिक्स के अंदर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है लोगों को। तो मेनली इसके अंदर 450 सेकेंड फेज इसका लॉन्च किया गया था अभी, उसके अंदर 450 ट्राइबल को ट्रेनिंग दी जाएगी, कारपेंटर बनने की, इलेक्ट्रीशियन बनने की, इसके अंदर बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है। तो दिस इज करेक्ट है। थर्ड इज द प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि वहाँ पे नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये वेस्टर्न स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एंड इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 ओनली, A फॉर आगरा इसका करेक्ट है, 2 ओनली इज करेक्ट है। तो ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट इज ए यूनिक मल्टी स्किलिंग प्रोजेक्ट है जिसको फंड किया जा रहा है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, ठीक है। एंड इट एम टू इंक्रीज दिस स्किल ट्रेनिंग को इंक्रीज करेगी इन ट्राइबल कम्युनिटी मेनली इन रूरल एरियाज, ठीक है, इन टू प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक। एंड इसको कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट किया जाएगा, 6 स्टेट्स के अंदर। महाराष्ट्र, तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे ये देखते हैं, ठीक है, ये गुजरात है, गुजरात, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कौन सा हो गया, झारखंड, ठीक है। तो इन स्टेट में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इनमें इधर वाले वेस्टर्न स्टेट्स कह सकते हो आप, वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया वाला, राजस्थान, गुजरात, MP के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, 6 स्टेट हो गए लगते हुए, वहीं पे इसको प्रमोट किया जाएगा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है इन पार्टनरशिप विद सेवा भारती एंड युवा विकास सोसाइटी के साथ मिलके, ये 2 NGO हैं, सेवा भारती एंड युवा विकास सोसाइटी, उनके साथ मिलके इन लोगों ने ये ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका एम क्या है, मल्टी स्किल देना है ट्राइबल यूथ को, ट्राइबल एंड रूरल यूथ को, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द रूरल एम्प्लॉयमेंट, देन टू चेक द माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, GDP को बढ़ाएगा ये, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रीशियन, सोलर PV इंस्टॉलेशन की ट्रेनिंग है, प्लम्बिंग की ट्रेनिंग है, 2 व्हीलर रिपेयर की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, गवर्नेंस, देन फार्म मैकेनाइजेशन की भी ट्रेनिंग दी जाएगी इसके अंदर। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज ए नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ये, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 2008 के अंदर अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है, 2013 वाले के अंदर नहीं है। तो इट इज़ ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जिसके अंदर हमने देखा था कि 49% शेयर है वो गवर्नमेंट के पास है, बाकी जो 51% शेयर है दैट इज विद प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट के अंदर आती है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज के अंदर। तो स्किल इंडिया मिशन भी ये इंप्लीमेंट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 क्या हो रहा है 2002, उसके रिगार्डिंग बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट वाज डिक्लेयर अपहेल्ड, इसको अपहेल्ड किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन श्रेया सिंगल केस के अंदर। तो सेक्शन 66A इज वॉइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड स्टेटमेंट इज दिस सेक्शन वाज, जो सेक्शन जो स्क्रैप कर दिया गया था, अभी स्क्रैप कर दिया गया इसको, गेव सेंट्रल गवर्नमेंट द पावर टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन ए पर्सन पोस्टिंग ऑफेंसिव एंड मिनेसिंग, ऑनलाइन ऑफेंसिंग पोस्ट कर रहे थे, तो इसके अंडर इसको लोगों को अभी क्या है अरेस्ट किया जा रहा था पहले। एंड जो श्रेया सिंगल केस में आने के बाद भी लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सारे स्टेट्स के DGP सेक्रेटरी वगैरह को बुला के बोला है कि उसके अंदर आप अरेस्ट नहीं करेंगे, ठीक। तो ये इसलिए न्यूज़ में रहा गया था। तो दिस इज करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा B फॉर बॉम्बे। तो recently Supreme Court has directed that no person should be prosecuted under section 66A of Information Technology Act and it is freedom of speech को हमारी वायलेट कर रहा है, आर्टिकल 91E ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड
तो इसको श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर 2015 के अंदर स्ट्रक डाउन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 2000 वाला है ये, ठीक है। तो आर्टिकल 19 इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 1 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। बी के अंदर कौन सा है? असेंबलिंग पीसफुल। सी के अंदर एसोसिएशन बनाना है। डी के अंदर फ्रीली मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ई के अंदर क्या है? रिजाइड करना है, फ्रीडम टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द रिजाइड एंड सेटल। दैन एफ को तो राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको ओमिट कर दिया गया है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया था ये बताओगे आप लोग, अमेंडमेंट के द्वारा। दैन 91G इज टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, जी के अंदर है, ठीक है। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू ड्रैगन फ्लाई मिशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज अ मिशन टू रीच द सैचुरन मून टाइटन। इसका जो टारगेट है ड्रैगन फ्लाई मिशन का वो है सैचुरन का मून है टाइटन, वहाँ पे पहुँचना है इसके अंदर। तो दिस इज करेक्ट है। एंड ये टाइटन के लिए लॉन्च किया गया था ड्रैगन फ्लाई मिशन को नासा के द्वारा, ठीक है। ये नासा का मिशन है। सेकेंड स्टेटमेंट इज टाइटन इज द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम विद एन एटमॉस्फेयर एंड लिक्विड ऑन इट्स सरफेस। तो ये बाकी बात तो सही है, ये सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का। ये कर देंगे तब ये सही हो जाएगा स्टेटमेंट। तो टाइटन इज सेकेंड लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम विद एन एटमॉस्फेयर। इसके पास एटमॉस्फेयर भी है और अर्थ की तरह यहाँ पे भी लिक्विड भी देखने को मिला है। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट मून है। लार्जेस्ट मून है जुपिटर का मून है ग्यानमेडे, वो लार्जेस्ट है, ठीक है। एंड सैचुरन के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मून्स हैं 84। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा हमारा, ये सेकेंड लार्जेस्ट होने के कारण। एंड इट इज़ इसरो मिशन, तो ये नासा का मिशन हम देख लिया है, ठीक है। तो इसका 1 ओनली करेक्ट है, A फॉर आगरा आंसर हो जाएगा, A फॉर आगरा। तो नासा का ड्रैगन फ्लाइट मिशन है दैट इज शेड्यूल टू रीच दी सेल क्रेटर है, सेल क्रेटर है टाइटन पे, वहाँ पे ये रीच करेगा 2034 के अंदर। तो सेल क्रेटर कहाँ पे है? टाइटन में है, वहाँ पे ड्रैगन फ्लाई मिशन है वो 2034 के अंदर लैंड करेगा, ठीक है। एंड तो यहाँ पे टाइटन का डिफेंस, टाइटन की डेंसिटी वो अर्थ की डेंसिटी से 4 गुना है। एंड ग्यानमेडे जुपिटर का मून है जो कि लार्जेस्ट है। कैसनी प्रोजेक्ट है वो किस किस का था? कैसनी हुइजन भी है इसके अंदर, हुइजन, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोजेक्ट था। एंड इसके अंदर क्या है? एक अनमेन्ड स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था 2004 के अंदर। 2004 में एक अनमेन्ड स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था सैचुरन पे, किसके द्वारा? नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, कैसनी हुइजेंस, ठीक है। एंड वो यहाँ पे लैंड किया था, ठीक है। डिजाइन इसका जो कैसनी मिशन का एक पार्ट था सैचुरन ऑर्बिटर एंड लैंडर कॉल्ड एज हुइजेन फॉर मून टाइटन। तो टाइटन पे ये लैंड करने के लिए ये गया था मिशन। एंड दिस वाज द फर्स्ट लैंडिंग एवर अकॉम्प्लिश्ड इन आउटर सिस्टम के अंदर। कैसनी हुइजेन की जो लैंडिंग हुई थी टाइटन पे वो पहली ऐसी लैंडिंग थी हमारे सोलर सिस्टम के बाहर, सोलर सिस्टम के बाहर नहीं, आउटर सोलर सिस्टम के अंदर। जो आउटर 3 जो प्लेनेट हैं, आउटर प्लेनेट बोलते हैं जिसको, अर्थ के बाद वाले, तो उनके अंदर पहली जो लैंडिंग की गई थी वो कैसनी के द्वारा की गई थी, कैसी हाइजन के द्वारा, ठीक है। एंड ये अभी इस मंथ का टाइम आ गया है ख़त्म होने का इसका। एंड इसमें हम देखते हैं तो ये मैंने नासा से लिया है। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जो मून्स देखें तो किसके हैं? 84 हैं, 84 नंबर ऑफ मून्स हैं वो किसके लिए हैं? सैचुरन के हो गए हैं, अभी 4 और डिस्कवर किए गए थे। जुपिटर के कितने मून हैं? 80 हैं। एंड मरकरी और वीनस का कोई मून नहीं है, यानी कि अर्थ का एक है मून है ही। दैन मार्स का कितने हैं? 2 हैं। एंड 80 हैं जुपिटर के। एंड सैचुरन के 84 मून हैं। एंड यूरेनस के 27 हैं। एंड नेपच्यून के 14 मून हैं, ठीक है। एंड इसके बाद में ये रिंग्स हैं, जो इनर प्लेनेट पे कोई भी रिंग्स नहीं है। आउटर प्लेनेट है, कौन कौन से आउटर प्लेनेट? 4 ये हो जाएंगे। मार्स, इसमें देखो तो यहाँ से ये जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस एंड मार्स, तो इन 4 पे क्या है? रिंग्स हैं। बाकी जो इनर वाले मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, इन पे इनर प्लेनेट पे कोई भी रिंग नहीं है, नो रिंग। एंड इनमें रिंग है, ठीक है, इनके अराउंड में, सराउंडिंग में। तो मार्स इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है, ये होगा। दैन इसमें हम देखें तो स्केप वेलोसिटी के देखें तो अर्थ की स्केप वेलोसिटी लगभग वो है, कितनी है? 25,000 माइल पर आवर है। जबकि सबसे ज़्यादा किसकी है? वो सबसे ज़्यादा इसमें देखेंगे तो 1,34,000 इसकी है। जुपिटर की सबसे ज़्यादा स्केप वेलोसिटी है।
दैन सरफेस ग्रेविटी देखें तो ग्रेविटी भी देखें तो किसकी सबसे ज़्यादा ग्रेविटी है, वो जुपिटर की ग्रेविटी भी सबसे ज़्यादा है, सरफेस ग्रेविटी। वॉल्यूम किसका होगा, जुपिटर का होगा क्या, 334 है, ये 339 है, तो इसमें वॉल्यूम देखना पड़ेगा हमें, सबसे बड़ा होगा उसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा, तो ये इसका ज़्यादा होएगा, इसमें गिनना पड़ेगा, इसमें वॉल्यूम तो देखना पड़ेगा। इक्वेटोरियल रेडियस है वो किसकी ज़्यादा है, इक्वेटोरियल रेडियस है वो सबसे ज़्यादा है जुपिटर की है, इक्वेटर की जो रेडियस होती है ये वाली, वो जुपिटर की सबसे ज़्यादा है। दैन ऑर्बिटल डिस्टेंस तो आप देख सकते हो, मून्स देख लिया हमने। मीन ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो एक ऑर्बिट के अंदर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी है वो यहाँ से मरकरी से यूरेनस की तरफ, नेपच्यून की तरफ जाएंगे तो वो बढ़ती जाएगी, मीन ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये सेचुरन दिखाया हुआ है, सेचुरन के मून्स हैं, एनसेलाइडस है, मार्स है, डायोम है, टेथिस है, सारे इसके मून्स है। सेचुरन इज ए गैस जाइंट एंड लेंथ ऑफ ईयर यहाँ पे कितनी है, 10,000 से ज़्यादा अर्थ डे से यहाँ पे लेंथ ऑफ ईयर है। तो ये था हमारा सेशन, धन्यवाद।